नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों ने बाहरी लोगों को निशाना बनाया है। गुरुवार रात को जम्मू कश्मीर के बडगाम के चढ़ूरा गांव में आतंकियों ने 2 मजदूरों को गोली मार दी। इनमें से एक की मौत हो गई। उसकी पहचान दिलखुश कुमार के रूप में हुई है। दिलखुश की उम्र 17 साल थी और वो मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे, जबकि दूसरा शख्स घायल है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये दोनों ही एक ईंट भट्टे में काम करते थे। वारदात के बाद पुलिस ने इलाके को खाली करा लिया है और आतंकियों की तलाश की है। बता दें, इस साल कश्मीर में अब तक 17 लोगों की टारगेट किलिंग हो चुकी है। मई से अब तक आतंकी ताबड़तोड़ एक के बाद एक 8 लोगों को मौत के घाट उतार चुके हैं। बता दें कि गुरुवार सुबह ही कुलगाम में एक बैंक मैनेजर विजय कुमार की आतंकियों ने बैंक में घुसकर हत्या कर दी थी। कश्मीर में एक के बाद एक हो रही टारगेट किलिंग के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को एक अहम बैठक लेंगे। इस बैठक में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा से जुड़े तमाम आला अफसरों के साथ ही उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी शामिल होंगे। केंद्र सरकार के कुछ आला अफसर भी बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में अमरनाथ यात्रा के सुरक्षा प्रबंधों के बारे में भी बातचीत होगी। गुरुवार को अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और जम्मू से आने वाले केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ बैठक की थी। इसमें जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर गहन चर्चा हुई थी। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों और गैर पंडित हिंदुओं को निशाना बनाए जाने के बाद घाटी में खौफ का माहौल है। कश्मीरी पंडित एक बार फिर वहां से जाना चाहते हैं और नया विकल्प तलाश रहे हैं। प्रशासन के खिलाफ कश्मीरी पंडितों की ओर से लगातार प्रदर्शन हुए हैं। इस बीच हाल के विरोध प्रदर्शनों में सबसे आगे रहने वाले और शेखपुरा कैंप के निवासी 40 वर्षीय अमित कौल ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि हम सभी जम्मू वापस जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपने 5 सहयोगियों के साथ पहले ही शिविर छोड़ चुका हूँ। जम्मू के लिए रवाना हो चुके एक अन्य कश्मीरी पंडित कर्मचारी ने कहा, कश्मीर में अब अल्पसंख्यकों के लिए कोई जगह सुरक्षित नहीं बची है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण कश्मीर में हाल कैंप में लगभग 45 परिवार अपने परिसरों तक ही सीमित हैं और उनमें से कई ने कहा कि वो वहां से जाने के लिए तैयार हैं। कैंप में रहने वाले अरविंद पंडिता ने कहा कि हम सभी एक दूसरे से राय परामर्श कर रहे हैं कि हम कब जा सकते हैं। सभी कर्मचारियों के बीच आम सहमति है कि हमें यहाँ से जाना है। हम अपने जीवन को जोखिम में नहीं डाल सकते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने ज्ञानवापी से लेकर बाकी मस्जिदों में शिवलिंग ढूंढने और खुदाई की मांग को लेकर प्रतिक्रिया दी। मोहन भागवत ने गुरुवार को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के विवाद पर आपसी समझौते के माध्यम से रास्ता ढूंढने का आह्वान किया। भागवत ने कहा कि ज्ञानवापी का एक इतिहास है जिसे हम बदल नहीं सकते। उन्होंने कहा कि आज के हिंदू और मुसलमानों ने इसे नहीं बनाया है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि हर मस्जिद में एक शिवलिंग को क्यों देखना। भागवत ने कहा कि झगड़ा क्यों बढ़ाना है, वो भी एक पूजा है जिसे उन्होंने यानी कि मुसलमानों ने अपनाया है। वे यहीं के मुसलमान हैं। उन्होंने कहा कि भारत किसी एक पूजा और एक भाषा को नहीं मानता है। इसके साथ ही भागवत ने कहा कि भारत को दुनिया का विजेता नहीं बनना है। उन्होंने कहा कि हमारी ऐसी कोई आकांक्षा नहीं है। उसका तो मकसद सभी को जोड़ने का होना चाहिए। भारत किसी को जीतने के लिए नहीं बल्कि सभी को जोड़ने के लिए अस्तित्व में है। नागपुर में संघ शिक्षा वर्ग तृतीय वर्ष 2022 के समापन समारोह के दौरान सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा कि संघ आगे मंदिरों को लेकर कोई आंदोलन नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि एक राम जन्मभूमि का आंदोलन था जिसमें हम अपनी प्रकृति के विरुद्ध किसी ऐतिहासिक कारण से उस समय सम्मिलित हुए। हमने उस काम को पूरा किया। अब हमको कोई आंदोलन नहीं करना है, लेकिन अब भविष्य में संघ किसी मंदिर आंदोलन में नहीं शामिल होने वाला है। भागवत ने इस दौरान ये भी कहा कि रोज रोज एक नया मुद्दा नहीं निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसे कुछ प्रतीकात्मक स्थानों के बारे में हमारी कुछ विशेष श्रद्धा थी, लेकिन रोज एक नया मामला निकालना ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट जारी करते हुए दावा किया कि भारत में अल्पसंख्यकों और उनके धार्मिक स्थानों पर हमले की घटनाएं बढ़ी हैं। उन्होंने कहा कि इन हमलों में हत्याएं, मारपीट और उत्पीड़न भी शामिल रहे और ये घटनाएं पूरे साल हुई हैं। इनमें गौहत्या, गोमांस के व्यापार के आरोपों के आधार पर गैर हिंदुओं के खिलाफ गौरक्षकों की हिंसा की घटनाएं शामिल थीं। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति और उल्लंघन के लिए अपना दृष्टिकोण देती है और प्रत्येक देश पर अलग अलग अध्याय होते हैं। रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 12 सितंबर को सार्वजनिक रूप से दिए गए बयान का भी जिक्र है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में पहले की सरकारों ने मुसलमानों का पक्ष लिया था। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने कहा कि वो अपने राज्य में नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए को लागू नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएए को लेकर उनकी सरकार का स्टैंड पूरी तरह साफ है। मुख्यमंत्री विजयन ने कहा कि उनका देश सेकुलरिज्म के सिद्धांत पर काम करता है और ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि इन दिनों देश में सेकुलरिज्म को ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है और कुछ लोगों का समूह धर्म के आधार पर नागरिकता देना चाहता था, लेकिन केरल की सरकार ने इस बारे में बेहद कड़ा स्टैंड लिया है।
उत्तराखंड में चंपावत सीट पर हुए उपचुनाव के लिए मतों की गिनती का काम जारी है। इस सीट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी की ओर से मैदान में हैं, जबकि कांग्रेस ने निर्मला गहतोड़ी को उम्मीदवार बनाया है। 31 मई को यहां वोट डाले गए थे। 2 राउंड की मतगणना के बाद पुष्कर सिंह धामी 14,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी विधानसभा चुनाव में अपनी पुरानी सीट खटीमा से हार गए थे। उन्हें कांग्रेस के प्रत्याशी भुवन कापड़ी ने हराया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि रूस ने उनके देश के 20% क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि शहर में सड़कों पर चल रहे तेज लड़ाई के कारण लोगों को सुरक्षित बचाकर बाहर निकालने का काम बेहद खतरनाक होता जा रहा है। जेलेंस्की ने देर रात अपने संबोधन में कहा कि हमारे देश के जिस हिस्से पर कब्जा किया गया है वो पूरी तरह से डिजास्टर जोन है और इसके लिए रूस जिम्मेदार है। इसके साथ ही राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन को सहयोगियों से और अधिक हथियार मिलने की उम्मीद है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।